बेटा आपकी क्लास हो रही थी अभी? चले हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो जो आपने असाइनमेंट दी थी वो सबमिट कहाँ करवानी है? आपको हमने मैसेज करना है। देख लेते हैं। लास्ट क्लास कितने के बच्चों ने ली है बेटा? 40 थे सर। चले हम 42 आ गए, फिर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज एक छोटा सा टॉपिक कवर करके फिर हमने आपके न्यूमेरिकल जो पीछे वाले रहते हैं जो समझने वाले, वो फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है? आपका टॉपिक है रेडिएशंस का, ठीक है? कंडक्शन कन्वेक्शन आपने कर लिया था। सो आज जो थोड़ा रेलिवेंट है रेडिएशंस का। रेडिएशंस आपको पता है कि कोई भी जो मैटर है वो एनर्जी एमिट करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनर्जी, ठीक है? तो वो एनर्जी या फोटॉन्स की फॉर्म में जो भी एनर्जी रिलीज करेगा वो किस वजह से करेगा? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, उनकी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसकी वजह से वो रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है? इसी लाइक जिस तरह कंडक्शन और कन्वेक्शन को मीडियम चाहिए होता है ना, रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए होता, ये कहीं पे भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो रेडिएशन से एनर्जी ट्रांसफर है वो फास्ट है कंपेयर टू कन्वेक्शन एंड कंडक्शन के, ठीक है? और ये वैक्यूम के अंदर ये हाई स्पीड रेडिएशन हैं, मींस के एनर्जी प्रोपोगेशन एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा तय है इन वैक्यूम के अंदर, ठीक है? अब रेडिएशन हमारे पास बेसिकली ना एक आप ये कह लें वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना होता है, ठीक है? इसके अंदर जस्ट लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ये एमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं अपने रेडिएशंस को। तो इसको आप एक्सपेंड कर लें कि जो मैक्सिमम रेडिएशन हैं आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू स्टीफन बोल्ट्जमैन के थ्रू, ठीक है? आपके पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन ला है इसके थ्रू आप जो भी रेडिएशन हैं इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वलेंस टू कि कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है, सिग्मा ए एस इंटू टी एस, वेयर सिग्मा आपको पता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। जो आइडियलाइज सरफेस है, आपको बता सकते हैं कि आइडियलाइज सरफेस जो रेडिएशंस को एमिट भी करे और अब्जॉर्ब भी करे वो कौन सी होती है बेटा? ब्लैक बॉडी सर। एग्जैक्टली जो ब्लैक बॉडी है ये बेसिकली आपकी आइडियल सरफेस होती है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन और इसकी जो एमिटेंस है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है? तो जिस केस के अंदर एब्जॉर्बेंस और एमिटेंस भी हो रही होगी तो उसके अंदर जो आपका फार्मूला बन जाएगा उसमें आपके साथ एमिसिविटी आ जाएगा, ये देखें, ठीक है? कि जहाँ पे आपके पास रियल सरफेस या आइडियल सरफेस आ गई तो वहां पे जहाँ पे एमिटेंस भी हो रही है एब्जॉर्बेंस भी हो रही है तो आपके पास उधर ई साथ एब्जॉर्ब साथ ऐड हो जाएगा एमिसिविटी का।
सिमिलरली जो एमिसिविटी की वैल्यू है उसकी रेंज आपके पास लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होती है, जहां पे आपके पास ब्लैक बॉडी आ जाएगा। सिमिलरली जो एब्जॉर्बिटी होती है ब्लैक बॉडी के केस में ये भी इक्विवेलेंट टू 1 होती है। जो आपके पास एमिसिविटी एंड जो एब्जॉर्बेंस है, ये बेसिकली अब इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं किस लॉ ऑफ रेडिएशन से। ये बेसिकली स्टेट करता है कि जो एमिसिविटी और एब्जॉर्बिटी है किसी भी सरफेस से और किसी भी वेवलेंथ के ऊपर ये इक्वल होती है। जस्ट लाइक ब्लैक बॉडी जितनी एमिटेंस हो रही होगी उतनी ही एब्जॉर्बेंस हो रही होगी ना। तो इस तरह जो आपके पास जो रिलेशन बन जाएगा क्यू एब्जॉर्ब सिग्मा इनटू क्यू इंसिडेंट। सिग्मा बेसिकली आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। जो आपके पास नेट डिफरेंस होता है बेसिकली एमिटेंस, जो किसी भी डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड है किसी भी सरफेस से और कितनी किसी भी सरफेस से एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है नेट रेडिएशन को। अगर आपके पास जो नेट रेट ऑफ रेडिएशन ग्रेटर है किसी भी सरफेस के ऊपर फॉर एब्जॉर्बेंस, ठीक है, तो वो आपका जो एनर्जी है वो आपकी गेनिंग की तरफ जाएगी। मीन्स कि आप उसको पॉजिटिव सिंबल देंगे। जस्ट लाइक आपके पास किसी भी अगर सिस्टम के अंदर एनर्जी ऐड हो रही होगी तो पॉजिटिव शो होगी, और अगर रिलीज हो रही होगी किसी सिस्टम से तो वो नेगेटिव शो होगी, ठीक है। तो इसका अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है इसका, बल्कि आपके साथ बुक से ही शेयर कर लेते हैं, वेट करें। अब जो रेडिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन, क्यू रेडिएशन इक्वल्स टू एमिटर से इनटू आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। वेयर जो आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो डिफाइन होगा डिफरेंस बिटवीन द सरफेस टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इससे रेलिवेंट है। Considered a person standing in a room maintained at 22 degrees Celsius at all time। एक आदमी एक कमरे के अंदर खड़ा है और उस जो कमरे का टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ द वॉल, फ्लोर्स एंड सीलिंग ऑफ द हाउस आर ऑब्जर्व्ड टू बी एट एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। जो उस कमरे की दीवारें वगैरह है उसका जो टेम्परेचर है या फर्श का वो 10 डिग्री पे मेंटेन है इन विंटर, विंटर के अंदर, एंड 25 डिग्री सेल्सियस इन समर, और समर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस है। डिटरमाइन द रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन द पर्सन एंड द सराउंडिंग। अब पर्सन और सराउंडिंग के दरमियान हीट रेट आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ द एक्सपोर्ट सरफेस एरिया एंड द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द पर्सन, या जो सरफेस एवरेज सरफेस टेम्परेचर है पर्सन का जो एक्सपोज है वो है बेसिकली 1.4 स्क्वायर मीटर एंड 30 डिग्री सेल्सियस, और आदमी का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब क्वेश्चन ये है कि एक आदमी एक कमरे में खड़ा है, उसका जो अपना टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जो कमरे का टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, और जो फर्श और दीवारों का टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब आपने हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन द पर्सन एंड द सराउंडिंग आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का समय लग गई बेटा? सर उसका टेम्परेचर कितना है बॉड पर्सन का? 30 डिग्री सेल्सियस बेटा, ज्ञान पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये है और ये फिगर के सर ये ऊपर 22 और 25 किसका, वॉल्स का है? 22 डिग्री सेल्सियस कमरे का टेम्परेचर है, ठीक है। जो वॉल्स का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस। आपको आपको कमरे में गर्मी लग रही है, लेकिन अगर आप फर्श के ऊपर लेटे तो आपको फर्श ठंडा लगता है ना, तो उसका टेम्परेचर लो होता है एज कम्पेयर टू आपके जो सरफेस है उसका सराउंडिंग्स, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास ये रेडिएशन के थ्रू हो रही है
तो इसके अंदर आपको कुछ assumptions लेनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल के एमिटेंस और अब्जॉर्बेंस के एमिटेंस अगर किसी पर्सन से रेडिएशन है वो 100% नहीं तो वो 95% के करीब हो रही है, तो इसी तरह आपको कुछ चीजें आपको सपोज करनी पड़ेंगी। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर तो आपके पास मेंशन होगी, अगर मेंशन नहीं होगी तो आपको सपोज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आपने इसके अंदर दो तरह के हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने हैं, एक विंटर के अंदर और एक समर के अंदर, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर विंटर और समर का मेंशन है, ठीक है। सो एब्जॉर्बिटी आपके पास आ जाएगा स्टीफन बोल्टजमैन कांस्टेंट एरिया इनटू सरफेस एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये आपके पास आ जाएगा विंटर का, ठीक है। इसी तरह आपने समर का कैलकुलेट कर लेना है। ये एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल। तो चीज नहीं समझ लगी पूछते, फिर हम तीनों के न्यूमेरिकल रिवाइज कर ले, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट हमें करना है वो अब इन तीनों ही की न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर हमारा आगे चलेगा। इसलिए इन तीनों के कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के न्यूमेरिकल को आपको फार्मूले तीनों के पता होने चाहिए और इन तीनों का कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ लगी इस न्यूमेरिकल सर में आप सर ए एस की वैल्यू कितनी है? किसकी बेटा? ए एस बेटा 1.4 ये लिखा हुआ है ना। सिर्फ इफ द, यहाँ पे देखें, इफ द एक्सपोज सरफेस एरिया, एक्सपोज सरफेस एरिया कितना 1.4 स्क्वायर मीटर, ये देखें बंदे का ये इसमें भी दिया पिक्चर के अंदर, ठीक है। ओके सर। आप अपने साथ अपनी अपनी बुक्स भी ओपन कर लिया करें ना, आपके पास बुक्स भी मैंने दी है, इसलिए आपको बुक दी है। सर कन्वेक्शन को थोड़ा रिपीट कर दें, पिछला लेक्चर ये समझ हम नहीं गया। तीनों ही करने लगे हैं, ठीक है। तीनों का एक एक न्यूमेरिकल आपको दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी है। आज आपने तीनों के न्यूमेरिकल्स करने हैं रात तक, ताकि आपका जो कल प्रैक्टिकल की क्लास है उसके अंदर हम नेक्स्ट आगे मूव करें। जी, इस न्यूमेरिकल की समझ लग गई थी आपको? कहते 10 सेंटीमीटर है। आप बेटा अपने माइक ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे आप मुझे आपका रिस्पांस नहीं आएगा, मुझे नहीं पता लगेगा आपका, ठीक है। माइक ऑन करें अपने सारे। एक 10 सेंटीमीटर की डायमीटर बॉल है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर सर कितना पहले है उसको फर्स्ट आपने 2 हो गए थे, थर्ड एंड फोर्थ वाला उसकी समझ नहीं थी लास्ट। अच्छा, फर्स्ट हो गया था। ये सेकंड भी हो गया था बेटा, ये देखी जाए, ठीक है। ये वाले की समझ लगी? इस वाले के देखे, इस ये वाला समझाऊं बेटा आपको? यस सर। ठीक है। A 5 meter long section of an air heating system of a house passes through an unheated space in the basement. जैसे घर में कूलिंग एंड हीटिंग का सिस्टम होता है ना, वो थ्रू डक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है। किसी भी पाइप के अंदर से या किसी भी चैम्बर के अंदर से गर्म हवा या ठंडी हवा आप पास करते हैं और उसको बेसमेंट वगैरह को कूल करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल उसी से रेलिवेंट है कि एक डक्ट है, उसका इनलेट टेम्परेचर आपके पास गिवन है, आउटलेट गिवन है, तो ये देखना है कि डक्ट के अंदर कितना हीट लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम इसी न्यूमेरिकल को बताते हैं। अ 5 मीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ एन एयर हीटिंग सिस्टम ऑफ अ हाउस पासेस थ्रू इन अ बेसमेंट। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर डक्ट ऑफ द हीटिंग सिस्टम। ये जो डक्ट है इसकी लेंथ 5 मीटर है, इसकी क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर इंटू 25 मीटर है, ठीक है। हॉट एयर इंटर्स डक्ट एट 100 किलो पास्कल एंड 60 डिग्री सेल्सियस। अब जो हॉट एयर है वो आपकी इंटर हो रही है डक्ट के अंदर कितने डिग्री के ऊपर? 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द डक्ट ड्रॉप्स। अब जब वो
डक्ट से बाहर निकल रही है जो आपकी एयर, उसका जो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया 54 पे आ गया, मतलब 60 पे एंटर हो रहा था, ड्रॉप हो गया 54। और मीन 54 पे आ गया, 6 सेंटीग्रेड कम हुआ। 6 सेंटीग्रेड कम हो गया, जारी बात है वो डक्ट थी, डक्ट ने भी तो हीट एनर्जी अपने अंदर ऐड कर दी ना, ठीक है। तो अब ये है as a result of heat loss due to the cool space in the basement, determine the rate of heat loss from the air। आपने जो हीट लॉस का रेट है वो आपने कैलकुलेट करना है और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब कॉस्ट क्या है कि जो आपके पास एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम फर्नेस है वो 80% है, लेकिन जो कॉस्ट है कि 0.60 पर थर्म, ये फॉर एग्जांपल अगर 1 यूनिट लॉस होता है ना तो उसके $0.60 उसका ज़ाया हो रहा है। तो आपने पहले सबसे पहले देखना है कि आपका लॉस कितना हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है थर्म्स का उसको 0.60 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास टोटल लॉस आ जाएगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की समझ लग गई बेटा? किसी को क्वेश्चन की नहीं समझ लगी पूछ रहे अभी? सर ये पहले हो नहीं गया? आपकी क्लास के फेलो ने किसी ने कहा कि ये दोबारा समझा रहे हैं। सर ये बीटी यू से केजे ने कैसे किया किलो जॉल? ये रिलेशन आपको जुबानी याद होना चाहिए। 1 इक्वल्स टू आपके पास 1 लाख BTU है व्हिच इज इक्वल्स टू 1050 किलो जॉल्स की इक्विवेलेंट होता है। ओके जैसे सर। आपके पास 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉल्स है ना, इसी तरह ये भी रिलेशन। ठीक है बेटा? अब आपका पता है कि आपका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो आपको कैलकुलेट होता है Q इक्वल टू mcp डेल्टा T के। ठीक है, अब आपके पास जो सा है मैस गिवन है, आपके पास मैस भी गिवन नहीं है। ठीक है, आपके पास सीपी भी गिवन नहीं है, इसी तरह आपके पास डेल्टा टी तो चले गिवन है और आपके पास क्यू भी गिवन नहीं है। अब इसका ये कि चले आप, मैं ये कहता हूं कि आप जो है इसका सीपी को भी छोड़ें, अब आपके पास मैस कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके अगेंस्ट आपके पास रिलेशन क्या है, आपके पास प्रेशर गिवन है। ठीक है, और आपके पास आपको आपको मेंशन कर दिया जाएगा आपके पास सीपी कितना है। ठीक है, और इसी तरह आपके पास आर की वैल्यू आपको गिवन कर दी जाएगी आपके कितनी है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी डेंसिटी। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से आपको पीवी इक्वल टू आरटी के साथ आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास डेंसिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, प्रेशर आपके पास 100 किलो पास्कल, ये देखो ऊपर मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आरटी के पास आपके पास पता है ये। ठीक है, इसी तरह आपको मेंशन होगा और आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस जो इनिशियल टेम्परेचर है आपका। तो आपके पास जो डेंसिटी आ जाएगी इस मटेरियल की वो कितनी आ गई है, 1.046 kg पर क्यूबिक मीटर। इस मटेरियल की जो आपके पास डेंसिटी आ गई है। सेकंड है आपके पास इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ इनटू वेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। ठीक है, अब आपको पता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है बेसिकली मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, पर आपको एक रिलेशन और भी आपको पढ़ाया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी Q इक्वल्स टू AB। तो ये उस रिलेशन को इसके साथ कंबाइन किया गया तो आपके पास मैस आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एरिया। तो आपके पास ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा मैस। अब इस सर ये हमने 5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है? जी बेटा वेलोसिटी है। ऊपर तो वेलोसिटी ऊपर क्वेश्चन ये मेंशन भी है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो आपने सिंपली पुट कर दिया तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगी। आपके पास इतने जो है वो एनर्जी 1.580 किलो जॉल्स पर सेकंड। अब आपके पास ये चीज गिवन है 1.5 किलो जॉल्स। ठीक है, आपने इसको थम्स में कन्वर्ट करना, थम्स से फिर आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना। किलो जॉल्स तो आ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हीट लॉस या रेट ऑफ हीट लॉस आपने कैलकुलेट करना है। आपने जब कन्वर्ट किया, ठीक है, 1.580 किलो को जाओ इसको जॉल्स पर सेकंड में है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि आपने यूनिट सेम रखनी है तो इसको 0.60 थंब से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो आपका फर्नेस एफिशिएंसी है वो 80% है, तो इसलिए आपने इसको 0.80 से डिवाइड कर दिया।
तो ये आपके पास $0.040 पर आवर के हिसाब से आपका लॉस हो रहा है। ये आपको लगी इस न्यूमेरिकल की भी समझ? जो चीज नहीं लगी पूछने में। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सर एंड से ये डॉलर की कीमत निकाली ना पर आवर, वो बताइएगा एंड से। यहाँ पे देखें आपके पास किलो जॉउल पर सेकंड में आ गया रिलेशन बेटा 1.580 किलो जॉउल्स पर सेकंड, ठीक है। जी सर। इसको किलो जॉउल पर आवर में आपने कन्वर्ट कर लिया। मैं कहता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप की कीमत 10 रुपए है तो 10 लैपटॉप की कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज, ठीक है, 100 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर एक थर्म की जो कीमत है वो कितनी है, ये ऊपर मेंशन है, एक थर्म की कीमत कितनी है? 0.60, ठीक है। तो इसको थर्म्स में जो आपकी ये जो वैल्यू है ये इसको थर्म्स में डिवाइड कर लेना, कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये जैसे ये रिलेशन है, ये देखें इस रिलेशन में आ जाए 11050 किलो जॉल कितने थर्म बराबर है? 1 के बराबर है। अगर 1 किलो जॉल कितने के बराबर होगा? 1 आवर 105500 डिवाइड कर देंगे और 1580 किससे बराबर होगा? 1580 इंटू 1 आवर 1055। तो ये यही चीज की हुई है, ये देखें, ठीक है। सर इस रिलेशन को लिख दें, ऐड मैं कर दें। आपको जी मैं आपको स्लाइड में समझाता हूँ ये। बेटा एक थर्म किसके इक्विवेलेंट है? के बराबर है। क्यों बेटा, समझ लग गई? एक थर्म इसी के बराबर है ना? यस सर। यस सर। इसको इसको आसान तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे। और 4 प्राइस ऑफ 4 लैपटॉप्स, 4 लैपटॉप्स इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 लैपटॉप क्या है? 25 होगी। कैसे निकालेंगे? 4 पे डिवाइड करेंगे। तो प्राइस ऑफ 1 लैपटॉप क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय, यही हो जाएगा। यस सर। अब मैं आपको कह दूं प्राइस ऑफ 20 लैपटॉप्स, तो ये किस तरह हो जाएगा? 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 25, ये रिलेशन है ना? यस सर। तो ये रिलेशन आप ऊपर यूज कर रहे हैं। प्राइस 1 थर्म की इतनी कीमत है, ठीक है, या 1 किलो ये है, इतने किलो जॉल कितने थर्म के बराबर है? 1 थर्म के बराबर, ठीक है। 1 थर्म के। और मैं ये कहता हूं कि 1 किलो जॉल किसके बराबर है? इक्वल टू 1 थर्म डिवाइडेड बाय 10 डबल, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, आप इस तरह कर लेना इसको और आसान, ये आपको इस वजह से कंफ्यूजन आ रही होगी। मैं ये कहता हूँ 105500 किलो जॉल किसके बराबर है? 1 थर्म के। तो 1 किलो जॉल किसके बराबर आया? 1 डिवाइडेड बाय 105500 के बराबर आ जाएगा ना, ठीक है। और अब 15 जो इधर हमारा रिलेशन था 5688 किलो जॉल, 5668 किलो जॉल किसके बराबर है बेटा? 1 डिवाइडेड बाय 105500 इंटू 5668, ये रिलेशन है, ठीक है।
समझ लग गई रिलेशन की? यस सर। अब इसमें और कोई इशू चीज समझने वाली है वो बता दें। नेक्स्ट में वेरिएबल चलें। नेक्स्ट करते हैं सर 4। हाँ जी, इस पे आ जाए। Considered a house that has a floor space of 2000 square feet। एक ठीक है, एक आपके पास घर है जिसकी जो फ्लोर या फर्श वगैरह है, ठीक है, उसकी जो एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट एंड इट्स एवरेज हाइट ऑफ 9 फीट। इसकी जो हाइट है वो है 9 फीट है, ठीक है, और एलिवेशन एट 5000 फीट एलिवेशन वेयर द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 12.2 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। मीन्स के ये जो मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, सर ये 5000 फीट क्या है सर? मीन्स के सतह समुंदर से, मीन सी लेवल, ठीक है। हम कहते हैं ना जैसे फैसलाबाद सतह समुंदर से इतना ऊंचा है, लाहौर इतना ऊंचा है, तो ये जिस जगह पे घर है वो सतह समुंदर से 5000 फीट एलिवेशन के ऊपर है, ठीक है। तो 5000 फीट एलिवेशन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1.12.2 है, ठीक है। इनिशियली द हाउस इज एट अ यूनिफॉर्म। यस सर। जी जी। सर ये पिसाई क्या है? बेसिकली PSI पाउंड ओके। पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है, ये प्रेशर की यूनिट है। इनिशियली द हाउस इज एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ 50 फ़ारेनहीट। जो इनिशियल घर का जो टेम्परेचर है वो 50 फ़ारेनहीट है। नो इलेक्ट्रिक हीटर इज टर्न ऑन। अब उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक हीटर जला दिया है एंड द हीटर रन्स अंटिल द एयर टेम्परेचर इन द हाउस राइजेस टू एवरेज 70 फ़ारेनहीट। इनिशियल टेम्परेचर था 50, हीटर चलाने के बाद हो गया 70। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द एयर अज्यूमिंग। अब आपने क्या करना है, एनर्जी ट्रांसफर कितनी हुई है। अब एयर किसी एयर के थ्रू, अब आपने अज्यूम क्या करना है, द हाउस इज एयर टाइट, मीन्स के बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही है और ना ही कोई लीव हो रही, मीन्स के सिस्टम एडियाबैटिक कंडीशंस के अंदर है, ठीक है। Also determine the cost of the heat for each case if the cost of electricity is 0.075 kilowatt hour। इसी तरह जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में आपने हीट की कॉस्ट कैलकुलेट की थी ना, कितना लॉस हुआ, तो यही आपने इसमें इसके अंदर करना है, ठीक है। ये कोई इसमें बताएगा कैसे ये क्या कैसे किया हुआ है, ताकि फिर साथ साथ में आपको समझा दूँ। कोई बताएगा ये न्यूमेरिकल कैसे बेटा साथ साथ हो रहा है, मुझे बताएं, शाबाश। सर इसकी बिल्कुल ही नहीं समझ लगी। जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, हीटर चलाया उस घर के अंदर तो टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री। कहते हैं आपने हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल है। और आपने देखना है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आई है वो हीटर की वो कितनी है, ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो एयर की स्पेसिफिक हीट है, जैसे ये आपके पास CP माइनस आर, ये रिलेशन वगैरह इसमें आपको जो वैल्यूज वो गिवन होंगी आपको अज्यूम नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने यही तो चेंज कर देना है, ठीक। सबसे पहले आपको आपने इस कमरे का वॉल्यूम निकाल लेना, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट के साथ, ठीक है। तो आपके सर पास ये वॉल्यूम, सीपी किस ये किसकी सीपी वैल्यू दी है 0.240 BTU/L? ये हमें याद करनी पड़ेगी? नहीं ये आपको मेंशन करेंगे बेटा, क्योंकि हर चीज की वैल्यू डिफरेंट होती है ना, तो यस। ये मटेरियल के अगेंस्ट, तो इसलिए जो हम मटेरियल यूज करेंगे उसकी वैल्यू आपको गिवन करेंगे, ठीक है। ओके। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने रिलेशन तो वही यूज करना है, Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T, ठीक है। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आपने
एम कैलकुलेट करना है। तो एम कर का जो आपको कैलकुलेशन के लिए पीवी इक्वल्स टू आर टी। अब आपके पास प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन, आर की वैल्यू गिवन होगी, टेम्परेचर गिवन है। अब आपके पास वी भी नहीं गिवन और एम भी नहीं गिवन, तो आपको वी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के साथ, वॉल्यूम ऑफ द रूम आ जाएगा। जैसे ऊपर कैलकुलेट कर लिया, फ्लोर एरिया गिवन है, देखें 2000 स्क्वायर फीट। इसको आप इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ गया। सर ये हम मैथ किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू। समझ लगी है कि नहीं, कैसे कि ये कौन सा फार्मूला है आइडियल गैस वाला? यस सर, पता सर ये चल गया। रियल में जो आर और टी की वैल्यू पुट की है ना, इसकी नहीं समझ आई। आर की वैल्यू किधर से आई सर? और ये बेटा ये आर टी की, जो आर की वैल्यू है ना वो गिवन होगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। अरे यस इसमें तो नहीं है गिवन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको गिवन होगी ना। यस और सर, ये जो टी फिर है, सही है। अब टी की जो वैल्यू है देखें, अब टी का क्या है, टेम्परेचर 50 फ़ारेनहीट गिवन है ना आपका, आउटसाइड का टेम्परेचर। टेम्परेचर गिवन है कि नहीं गिवन है आपको? यस सर, गिवन 50 है डिग्री सर, ये गिवन है। सर 460 कैसा है? और खैर साथ नहीं। में सर ये अब आर ये क्या लिखा देखें, हुआ है? ये देखें ना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक मिनट आप ऐसे होल्ड कर, मैं सारी इसकी कैलकुलेशन हाथ के साथ करके फिर आपको शेयर करता हूँ। आप भी साथ साथ सॉल्व करें, देखें कहाँ से आया, मैं भी करता हूँ। सर ये रिकाइंड में है, टेम्परेचर टेम्परेचर स्केल है, चौथा टेम्परेचर स्केल। क्या हुआ बेटा? सर ये चौथा टेम्परेचर स्केल है, केल्विन फ़ारेनहाइट सेल्सियस के साथ एक और टेम्परेचर स्केल है रिकाइंड। ये रैंकाइन उसमें कन्वर्ट किया हुआ है। जी जी, रैंकाइन में कन्वर्ट किया हुआ है इसको। जी पहले मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देख लें इसको।
ये रैंकाइन में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। ठीक है, ये रैंकाइन में ही टेम्परेचर कन्वर्ट करके वो आप, ठीक है, एक ही यूनिट में रखे हुए हैं। देन आपके पास यहाँ से मैथ्स आ जाएगा। देन सेम वही फार्मूला Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा सर T है। दोबारा बताइएगा। बेटा ये ना रैंकाइन में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। वो क्या होता है? रैंकाइन आपके पास जैसे फ़ारेनहीट, सेल्सियस, केल्विन है, जिसकी फोर्थ फॉर्म है ना, वो रैंकाइन है, ठीक है। सर उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो 1 फ़ारेनहीट है वो 460 रैंकाइन के बराबर होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे कन्वर्ट हुआ है। इसका ऊपर यूनिट देख लेते हैं ना, कहीं यूनिट ऊपर डिफरेंस होगा। जरूरी है कि हमने इसी यूनिट में फाइंड करना है इसको? नहीं नहीं नहीं, लाजमी नहीं है, मैं भी ये देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ ये क्यों इसमें कन्वर्ट किया है। अच्छा, ये इसलिए इसमें कन्वर्ट किया गया है, ये जो हमने PSI है ना, ठीक है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट प्रेशर को, ठीक है। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, क्योंकि आपका सी लेवल का ऊपर चक्कर किया गया ना 5000 जो फेरन जो 5000 फीट एलिवेशन है ना, तो इसके इसकी बेस के ऊपर इसको रेनकाइन में कन्वर्ट किया गया और ये मैं इसकी ना स्टडी कर रहा हूँ, ये भी मैं भी देख रहा हूँ। एक मिनट, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लिंक भी व्हाट्सएप के अंदर ही। ये भी आप ओपन कर लें अपने जो जो लैपटॉप्स के ऊपर है, ठीक है बच्चे। तो ये क्योंकि पाउंड पर स्क्वायर इंच नहीं है, ये बेसिकली रेलिवेंस टू द सी लेवल, इस वजह से ये इसको रैंकाइन में ले गए हैं। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट टेक्निकल रीजन है वो मैं आपसे स्टडी कर देख लेता हूँ, ये क्या है। पेज सर लैटिन कर दो। क्या कर रहे हैं? सर स्टूडेंट एक वेट कर रहा है, उसे लैटिन कर दे, अलाउ कर दो। एक मिनट एक मिनट, ये 10 बार रिजवान आया अंदर। ठीक है, ये रैंकाइन इसका मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट कुछ भी नहीं, आपने mCp डेल्टा टी का रिलेशन यूज करना है, आपके पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। देन आपको सर पता है कि 0.075 किलोवाट पर आवर है, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है BTU और किलोवाट आवर्स में, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। सर ये सीवी की वैल्यू भी गिवन होगी? गिवन होगी बेटा, CP CV R ये वैल्यूज गिवन होंगी आप, ठीक है। हाँ, बाकी ये जो एग्जैक्ट है कि ये न्यूमेरिकल के अंदर रैंकाइन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो मुझे अभी तक समझ लगी है वो इसलिए क्योंकि ये मीन सी लेवल है, ये पाउंड पर स्क्वायर इंच नहीं है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, है विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल है, तो इसलिए इसको रैंकाइन में कन्वर्ट किया गया। लेकिन इसकी फिर भी मैं एक दफा चेक कर लेते हैं, मैंने नोट कर लिया, मैं आपसे सुबह तक डिस्कस कर लूंगा रात में इंशाल्लाह। ये न्यूमेरिकल हो गया था। यस सर ये हो गया था। कन्वेक्शन पढ़ा दें सर उसका कल। ये कन्वेक्शन का ही है बेटा।